उच्चारते हैं जब हम शब्द स्त्री, तब किसे देख रहे होते हैं, किसकी बात करते हैं हम, किसके स्वप्न और किसकी आकांक्षा। एक ही संसार में कई संसार हैं स्त्रियों के। ग्रामीण स्त्री, मजदूर किसान स्त्री, घरेलू कामकाजी स्त्री, शिक्षित बौद्धिक स्त्री, सपनों को नई उड़ान देती हमारे समय की, भविष्य की स्त्री। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत, जिसे आप हर महीने के दूसरे और तीसरे गुरुवार को शाम ठीक 5:30 बजे दूरदर्शन चैनल पर देख सकते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम पढ़ाई और परीक्षा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे परीक्षा के दिनों में शिकायत करते हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आती। वो बोलते हैं कि किताबों के बीच जैसे ही वो बैठते हैं सर चकराने लगता है और एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। कई बार तो वो ये भी शिकायत करते हैं कि मम्मा मुझे ये ऐसे सपने आते हैं कि मैं परीक्षा हॉल में देर से पहुंचा या फिर पेपर बिगड़ गया। जानते हैं, इसे एग्जामिनेशन फोबिया कहते हैं, जिस डर से ना सिर्फ छात्र बल्कि पेरेंट्स भी गुजरते हैं। तो इस डर को कैसे दूर किया जाए, कैसे बच्चे को तरोताज़ा रखा जाए हमेशा और सफलता के लिए अग्रसर किया जाए और परीक्षा के समय में वो एकदम फ्रेश होकर परीक्षा हॉल में बैठे। तो चलिए स्वागत करते हैं सबसे पहले जानी मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ऋतुनंदा जी का। नमस्कार। इन्हीं के साथ हमारी अगली अतिथि बैठी हुई है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई भावना आर्य जी। नमस्कार। और हमारी अगली अतिथि एक होम मेकर है कामनी राजपूत जी। आप तीनों का सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद बहुत। जी, सबसे पहले मैं नंदा मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने बात की कि बच्चे शिकायत करते हैं कि वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं हॉल में जाकर, तो वो क्या परेशानी होती है, क्यों वो इतना परीक्षा को हौवा बना लेते हैं? जी, जैसे कि आपने बताया प्रिया जी कि एग्जामिनेशन फोबिया जिसको कि आपने नाम दिया है, तो ये मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण होता है जी। और ये रिजल्ट करता है कि प्रेशर, दबाव, परीक्षा का दबाव, एक चिंता, परीक्षा के बारे में चिंता और एंग्जाइटी जिसको हम कहते हैं, ऐसी फीलिंग्स के कारण ये फोबिया होता है। और इसका कारण ये है कि शायद पहले से अच्छी तैयारी नहीं हुई हो, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुआ हो, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एक दिन में केवल 24 घंटे रहते हैं और एक स्टूडेंट को बहुत सारे कार्य करने होते हैं और ये सब कुछ 24 घंटों के अंदर फिट करना होता है, क्योंकि इनको हम ना स्ट्रेच कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। जब ये सब चीजें नहीं होती, प्रॉपर रिविजन नहीं होते, तो उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। जी, मतलब प्रॉपर रिविजन सबसे बड़ा भय होता है, सबसे बड़ा, और पहले की तैयारी। क्योंकि कई बच्चे लापरवाह होते हैं, केयरलेस होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी गलत हो जाता है। तो वो सोचते हैं हम लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, आखिरी समय में ये इजी पेपर है, इजी है, तो ये नहीं। तो हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम, और जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, मुश्किल सब्जेक्ट हैं, उसमें ज़्यादा समय दें। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। और मैं ये मानती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब्जेक्ट को समझें फिर याद करें, क्योंकि जो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा उसको बच्चा कितना हद तक रट सकता है। तो सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टीचर की हेल्प करें या अपने पेरेंट्स के लिए या कोई जैसे ट्यूशन जाते हैं, कहीं से भी हेल्प लेके उसको समझें, तब याद बिल्कुल। जहाँ ऋतु जी ने बात की, भावना जी, टीचर की हेल्प की, तो परीक्षा के समय में एक टीचर की भूमिका क्या होती है और किस हद तक बच्चों को आप ये मानती हैं कि छात्रों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत टीचर से संपर्क करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो एग्जाम का समय होता है, तो स्कूलों से तो बच्चों की छुट्टी हो चुकी होती है। बिल्कुल। अब बच्चों के पास केवल जो उनकी स्टडी मटेरियल होता है उसको रिवाइज करने का समय होता है। बिल्कुल ठीक है। अब उस समय यदि उनको किसी चीज में डाउट लग रहा है, वैसे तो क्लासेस में उन्हें साल भर पढ़ाया जाता है, नोट्स बनवाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर उन्हें रिवीजन करना चाहिए। लेकिन जब वे रिवीजन करने बैठते हैं और किसी पॉइंट पे यदि अटक रहे हैं उस समय वे अपने घर में बड़े भाई बहन होते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि पास की मदद लेने से उनका समय बचता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अपने पेरेंट्स से मदद ले सकते हैं, पेरेंट्स उस हिसाब से एजुकेटेड है, और यदि नहीं है तो टीचर के पास आए, और टीचर हमेशा स्टूडेंट की मदद के लिए फॉरएवर तैयार रहते हैं। दर्शकों, इस बात को नोट कीजिए, भावना जी ने अभी एम्फसाइज किया है कि शिक्षक हमेशा आपके लिए तैयार होते हैं, आपकी मदद के लिए। जरूरत है कि वो आपसे मदद मांगे। जी बिल्कुल।
कामनी जी, आप एक हाउसवाइफ हैं और आपका बच्चा शायद स्कूल गोइंग है, तो आप किस तरह से अंतर पाती है कि जब आप स्कूल टाइम में थी वो तैयारी और अब जब आप बच्चे की तैयारी करवाती हैं तो आपको क्या कमी खलती है और क्या सुविधाएं आप देखती हैं? देखिए, पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। हाँ। बच्चों का ध्यान आजकल वैसे ये टीवी में, कंप्यूटर में ज़्यादा लगने लगा, मनोरंजन में ज़्यादा लग गया, तो बहुत मुश्किल होता है कि उनको उन सब से हटा के और पढ़ाई करवाना। बिल्कुल। वो बोलते हैं मम्मा थोड़ा सा मुझे करने दीजिए फिर मैं पढ़ाई करूँगा, तो एक माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उन सब से उसको पीछा छुड़ा के और पढ़ाई करवाना। पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब जब आप बच्चा आपका जाता है परीक्षा देने के लिए, तो आप किस तरह की तैयारी करवाती हैं उसके साथ? पहले तो मैं उसको सबसे पहले उनसे बोलती हूँ कि टीवी का उसका देखने का समय एक निश्चित कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक। कि बच्चा बस इसी से ज़्यादा टीवी ना देखे, और फिर उसको मैं पढ़ाई करवाती हूँ एक रूम में सुनसान जगह पे, फिर पढ़ाई कराती हूँ, ज़्यादा शोर ना हो, फिर उसको पढ़ाई करती हूँ। और एग्ज़ाम टाइम में खासकर उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ कि वो कुछ अच्छा खाए, जिस तरह से कि उसका तबीयत भी खराब ना हो। बिल्कुल। और वो परीक्षा के समय में वो ऊर्जा से भरा हो, उसको नींद भी ना आए, इस तरह से। ठीक है। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगी कि जब आप बच्चे की तैयारी कराती हैं तो उसमें आप उसको गोल बना के पढ़ने के लिए कहिए, है ना। शॉर्ट टर्म गोल, जैसे कि प्रति घंटे का ये मेरा लक्ष्य है, और उस गोल को एक पेपर में लिख ले और अपने पास रख ले। तो और वो आपको भी ज़रूर बता दे कि ये मेरा लक्ष्य है इस घंटे का। उसमें एक सब्जेक्ट ले लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप ले ले, 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर दूसरा गोल बना के फिर दूसरा सब्जेक्ट लें। हाँ, तो बोरियत भी नहीं होती है और उसका काम भी निर्धारित। थोड़ी समय बाद वो थक जाता है, कहता है मम्मा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, अब मैं कल पढ़ूंगा। तो थोड़ा सा अंतराल के बाद अगर पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। और गैप में उसको बिल्कुल ये बोलिए कि टीवी देखने के लिए मत कहिए, या उसको थोड़ा सा डिस्करेज करिए। क्यों? क्योंकि टीवी चालू करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको स्विच ऑफ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ना सिर्फ बच्चा, मुझे तो लगता है बड़े भी कई बार कंफ्यूज जाते हैं कि अरे अब थोड़ा सा समय और देख लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। भावना जी, एग्ज़ाम के समय में, एग्जामिनेशन हॉल में खास तौर से प्रॉब्लम आती है छात्रों को कि एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, जो याद होता है ना वो भी भूल जाते हैं। तो उस हॉल में जाने की टिप्स दीजिए कुछ मुझे। देखिए, बच्चे जब भी परीक्षा देने जाएं तो वे घर से प्रॉपर टाइम लेके निकले, क्योंकि यदि वे एग्ज़ाम शुरू होने के समय ही पहुंचते हैं तो उन्हें स्ट्रेस हो जाता है कि हम लेट हो गए हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो घर से कम 40 से 45 मिनट पहले निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी सिटिंग अरेंजमेंट रहती है वो लगभग डेली चेंज हो सकती हैं। तो बच्चे को ये जानकारी शायद पहले से ना हो कि उसे किस रूम में बैठना है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जाके पहले सिटिंग अरेंजमेंट देखिए अपना, और उसके बाद उस हिसाब से वो कमरों में जाए। और एग्ज़ाम शुरू होने के पहले आजकल मंडल ने यह व्यवस्था की है कि 15 मिनट पहले बच्चों को प्रश्न पत्र दे दिया जाता है कि जिससे वो क्वेश्चनों की स्टडी अच्छी तरह से कर सके, ध्यान पूर्वक 15 मिनट वो केवल पेपर पे कंसंट्रेट कर सके। बिल्कुल। और उसके बाद वे डिसाइड करें कि उन्हें कौन सा प्रश्न अच्छी तरह से आता है, उसे पहले हल करें, या फिर वे तय कर ले कि हमें कौन सा प्रश्न पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, जो कि उनके कॉपी मिलने के बाद लिखने के टाइम में वेस्ट नहीं होता है वो टाइम। इसलिए 15 मिनट पहले का टाइम मंडल द्वारा है। और यदि छात्र समय पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें उस समय का वो फायदा उठा लेते हैं, अन्यथा उस टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल सही, वो भाग दौड़ में ही चला जाता है, जिससे थकान भी होती है ऋतु मैम, और वो तनाव में भी आ जाते हैं। तो जब अभी खान पान की बात उठी थी, तो रूटीन क्या होना चाहिए खान पान का, खासतौर से जो हफ्ते भर या 15 दिन जब एग्जाम चलता है, तो उस समय रूटीन हम कैसा सेट कर सकते हैं कि माओ को भी आसानी हो और बच्चा भी फ्रेश हो? देखिए, पौष्टिक भोजन, हरी सब्जियां, फल, दूध, ये सब बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, और बहुत हैवी खाना, क्योंकि उससे शरीर में आलस भरता है और थोड़ी सी नींद भी आती है। बहुत मिर्ची मसालेदार खाना, इस प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करनी चाहिए। ग्लूकोन डी मैं मानती हूँ कि रखना चाहिए पास में, जैसे मानसिक थकान फील हो तो आप ग्लूकोन डी को घोलकर पानी में पी लें, और उससे उसकी जो एनर्जी है वो इंस्टेंट ब्रेन सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं जी। तो उससे फिर एकदम बच्चा फिर से तरोताज़ा महसूस करता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कामनी कुछ पूछना चाह रही है। हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक माँ क्या कर सकती है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए उसको किस तरह से तैयार करे, कैसा माहौल तैयार हो, और कैसा माहौल तैयार हो, और उसकी पढ़ाई में माँ क्या योगदान कर सकती है अपने बच्चे? सबसे पहले माँ ये योगदान कर सकती है कि वो अपनी अप्रोच
है ना, जो अपना एक नजरिया है वो पॉजिटिव रखे। हो सकता है कि बच्चा पिछली वाले एग्जाम में इतना अच्छा नहीं कर पाया था, तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को लेबल करने लग जाते हैं कि तुम ऐसे हो, ऐसे ही रहोगे, पिछली बार भी तुम नहीं कर पाए, अभी भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा पाया जाता है कि पेरेंट्स ज्यादा तनाव ले लेते हैं, और ये तनाव जैसे कि इन्फेक्शियस होता है। अगर माँ ज्यादा तनाव ले रही है तो बच्चे में भी वो तनाव आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल ठीक है। तो आप एकदम पॉजिटिव अप्रोच रखें और उसको मोटिवेट और प्रोत्साहित करना है कि तुम सब कर सकते हो। और जैसे 2 बच्चे हैं घर में, या कोई फ्रेंड भी है जो बहुत अच्छा ज्यादा पढ़ाई कर रहा है और दूसरा बच्चा कर रहा है, एक बच्चा नहीं कर रहा, तो हमको कंपैरिजन नहीं करना। तो कंपैरिजन करने से वो बच्चा भी वो उसमें निराशा भर जाती है कि मैं नहीं कर सकता। कंपैरिजन करें भी तो हेल्दी मैनर में कि वो कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, तुम में कोई कमी नहीं है। कंपेयर नहीं करना है जी, उसको, और उसकी जो क्वालिटी है हाँ, उसी को बढ़ावा देना है। मैं भावना जी से पूछना चाह रही थी कि जो मूल्यांकन की बात आती है, तो एक टीचर होने के नाते आप हमें ये बताइए, जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि प्रश्न पत्र का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है ताकि उन्हें आंसर देने में इजी हो बच्चे को। देखिए, मूल्यांकन करता ये चाहता है छात्र से कि जो भी प्रश्न लिखा गया है वो प्रश्न को छात्र ने किस तरह से समझा है, बिल्कुल ठीक है, और किस तरह से उसने उसको लिखा है जी। मतलब मूल्यांकन करता है जो छात्र ने लिखा है उस मटेरियल का, वो मूल्यांकन करेगा कि छात्र ने इस क्वेश्चन में चाही गई चीज़ों को प्रॉपरली लिखा है कि नहीं लिखा है, और जितने भी पॉइंट्स इस क्वेश्चन में चाहे गए हैं वो प्रॉपर उसमें है या नहीं है। क्वेश्चन लेंदी हो या शॉर्ट हो ये इस बात डिपेंड नहीं करता, लेकिन इस बात पे डिपेंड, नंबर इस बात पे इस हिसाब से मिलते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है, सारे पॉइंट्सों का समावेश है कि नहीं है, उसकी भाषा शैली किस तरह से है। तो बच्चों को परीक्षा हॉल में जाने के बाद क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और उसमें ये तय करना चाहिए कि क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, हमें इसका जवाब किस किस तरह से, किन किन बिंदुओं का समाविष्ट करके उसमें लिखना चाहिए। पूरे अंक तभी प्राप्त हो सकते हैं जब आपने किसी प्रश्न का बिल्कुल सटीक सही जवाब दिया हो। जी जी। और वो जो रेखा चित्र की बात हो रही थी, डायग्राम की, तो वो डायग्राम का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, जो डायग्राम्स होते हैं, बच्चे जनरली ये सोचते हैं कि कुछ सरल डायग्राम्स भी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने इन्हें देख लिया है, हम इन्हें परीक्षा हॉल में जाके बना सकते हैं। लेकिन ये गलत फहमी होती है बच्चों की। जब तक वे डायग्राम अपने हाथ से कॉपी पर अपने हाथ से ड्रॉ करके एक एक चीज जो उसमें मुख्य बिंदु हैं, जो लोकेशन है जिस वस्तु का, यदि वो नहीं बनाते हैं तो परीक्षा हॉल में उन्हें कंफ्यूजन होता है जी। इसलिए वहाँ पे उनके मार्क्स कटने की संभावना रहती है। और कई बच्चे डायग्राम तो सही बना देते, शेप भी सही आता है, लेकिन उसको लेबल्ड नहीं है, नामांकित नहीं करते। बिल्कुल। और नामांकित नहीं करते हैं तो उनके मार्क्स कट जाते हैं जी। तो उन्होंने जो मेहनत की होती है वो पूरी चली जाती है। मतलब ध्यान रखिए, जितना भी आप जिस जवाब का आंसर लिख रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं, उसे पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर लिखिए। बिल्कुल। उस पे कि उसमें कोई चीज छूट ना जाए कि आपको वो चीज आ रही है और आप उस एग्जाम में नहीं लिख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट्रेट होकर आप उसका जवाब लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बच्चों की अधिकतर होता है, आदत होती है कि याद तो कर लेते हैं, फिर कुछ समय बाद उनसे पूछा जाए तो वो भूल जाते हैं बार बार भूल जाते हैं। उनके जितनी बार पढ़ाया जाए थोड़ी समय के लिए वो याद रखेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। ये इसलिए होता है कि हमारी जो मेमोरी है उसके 2 मेमोरी सिस्टम मेन होते हैं, एक हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ाई करता है तो सबसे पहले जो भी पढ़ता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, जो कि बहुत कम समय के लिए रहती है, और बच्चे ने तुरंत से पढ़ाई करी और माँ ने सुन लिया और कुछ समय के लिए वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में थी और फिर वो उसके बाद गायब हो जाती है, वो भूल जाता है। लेकिन जब वो बार बार रिवीजन करता है तो वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और वहाँ पे स्टोर हो जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो ही रिकॉल होती है ना। तो ये हमें देखना चाहिए कि बच्चा रिवीजन करे। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक टिप है कि पहले तो आप बच्चे से पूछ लीजिए जब उसने पढ़ाई करी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लेकिन 2-3 घंटे के बाद वापस वो टॉपिक दोबारा पूछिए। अगर उसको आ गया तो दैट मीन्स कि उसको याद हो गया है। नहीं इस बना तो उस बच्चे को भी पता चलेगा कि अभी मुझे और तैयारी चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाएगी वही रिकॉल होगा। भावना जी, इस विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे जो क्वेश्चंस याद करते हैं उनके वो पॉइंट्स बना ले। इस छोटे क्वेश्चन है वो तो छोटे रहते ही हैं, 2 या 3 लाइनों के होते हैं। तो उनके आंसर्स वे याद करने के बाद एक बार लिख कर जरूर देखें। यदि वे तुरंत ही उसे नहीं लिख पा रहे हैं
उसमें उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है या भूल जा रहे हैं, हाँ। तो परीक्षा तक कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल। इसलिए कम से कम जितने क्वेश्चंस आपने याद किए हैं उसको आप कॉपी बंद कीजिए और एक बार बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए। यदि आप उन्हें परफेक्टली लिख लेते हैं तो आप उन्हें एग्जाम में शायद ही भूलें, आप उन्हें लिख पाएंगे। ठीक है कामनी जी, एक बात बताइए मुझे, साल भर पढ़ना और एग्जाम के समय ही पढ़ना, आपको क्या लगता है कि किस तरह की आदत ज्यादा फायदे पहुंचाती है? क्योंकि कुछ लोगों को एकदम जब एग्जाम डेट सामने आ जाती है ना तो जल्दी जल्दी याद होने लगता है। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं और कुछ बच्चे बोलते हैं मैंने तो साल भर पढ़ लिया है, अब मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा। जी सही कहा आपने, बिल्कुल साल भर पढ़ना ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में तो फिर सब चीज़ों का एक साथ बोझ बढ़ जाता है, सब विषयों का, कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। बच्चा सब पढ़ेगा तो कुछ भी याद नहीं रख पाएगा और सब मिक्स तो आपके हिसाब से आप क्या क्लासिफिकेशन करती थी अपने समय में? ग्रुप स्टडी पर ज्यादा फोर्स करती थी या अकेली पढ़ती थी? जी मैं तो अकेली सेल्फ स्टडी करती थी और देर रात तक पढ़ाई नहीं करती थी। अच्छा। सुबह जल्दी उठ के फ्रेश माइंड से फिर पढ़ाई करते थे तो वो बहुत समय तक याद भी रहता है। अच्छा। और एग्जाम समय में भी सबसे पहले जल्दी उठिए और फिर पढ़ाई करती थी। इसी आदत को आपने अपने बच्चे में भी मैं भी वही करना चाहूँगी कि वो अभी तो वो छोटा है थोड़ा, हाँ। लेकिन अगर जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ेगी तो मैं भी उसको यही करना चाहूँगी कि वो सुबह जल्दी उठ के और फिर पढ़ाई करने की आदत। यहाँ मैं कुछ एक बात बोलना चाहूँगी कि हर बच्चा अलग है, ठीक है ना, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है वैसे हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग है। तो एक प्राइम टाइम होता है, तो प्राइम टाइम वो समय है जब बच्चा सबसे अच्छी पढ़ाई करता है। तो ये हर बच्चे के लिए अलग है, किसी के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग हो सकता है सुबह, किसी के लिए देर रात को, या किसी के लिए दोपहर को। तो हमें अपने बच्चे को समझना है कि उसका प्राइम टाइम क्या है और उस प्राइम टाइम में वो अपना सबसे मुश्किल विषय पढ़े तो उसको जल्दी याद होएगा, है ना। और रिवीजन का समय सबसे अच्छा होता है सोने से पहले, क्योंकि उस समय बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा थका हुआ होता है, तो उस टाइम नई इन्फॉर्मेशन या नया सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उस टाइम आप वो रिवीजन करें तो बेहतर रहेगा सोने के पहले। इस विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे साल भर स्कूल जाते हैं, टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, नोट्स बनवाते हैं। अब कई बच्चे होते हैं वो नोट्सों को ध्यान नहीं देते, बिल्कुल वे बुक्स के सहारे रहते हैं, लेकिन बच्चा टीचर्स के पढ़ाए हुए मटेरियल को ध्यानपूर्वक अपने नोट्स बना के तैयार करे और एग्जाम टाइम में उन्हीं से रिवीजन करे तो उसके ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और मूल्यांकनकर्ता यही चाहते हैं कि बच्चा सवालों के जवाब को ना दे, समझ कर लिखे, रट कर ना लिखे। बिल्कुल सही। तो उसने क्या समझा है उसके हिसाब से उसकी मार्किंग की होती है। बिल्कुल। और मैथ्स में खासतौर से जहाँ तक मैंने जानती हूँ कि मैथ्स और इंग्लिश एक ऐसे विषय होते हैं जिसमें अगर आप सही आंसर लिखते हैं शुरू से लेकर अंत तक तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, और अगर शुरू से अंत तक एक पॉइंट में भी अगर आप गड़बड़ाए तो आंसर गलत हो जाता है, पूरे मार्क्स कट जाते हैं। क्यों भावना जी? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैथ्स और साइंस और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है ये कि इन्हें अभ्यास, जितना ज़्यादा आप इनका अभ्यास करेंगे तभी आप में परफेक्टनेस आएगी। और आप सोचेंगे एक दो दिन के टाइम में हम सब कवर कर लेंगे तो संभव नहीं है, उनका लंबे समय से अभ्यास करना चाहिए। अब यदि एग्जामिनेशन टाइम में जो भी सवाल आप करते हैं उसको स्टेप वाइज स्टेप पूरा हल करें। कई बच्चों की आदत मैंने देखी है कि वो स्टेप्स छोड़ देते हैं, सवालों को डायरेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कई बच्चों का ऐसा कि उनका आंसर आ गया मतलब उनका सवाल सही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल स्टेप वाइज चेक होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर चेक होता है। यदि ऊपर की स्टेप उसकी सही है उसके बाद ही अगली स्टेप चेक होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चेक होगी। यदि उसने शुरुआत में गलती करी है या तो वो पूरा गलत होगा। बच्चे कह रहे थे हमारा थोड़ा सा तो गलत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि शुरुआत गलत है तो उस सवाल के उसको मार्क्स मैथ्स में नहीं मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पेपर है उसका पढ़ना भी जरूरी है लेकिन वो पढ़ाई के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होता है। हाँ। खासकर छोटे बच्चों के साथ होता है ऐसा कि वो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो उस समय मैं क्या करूं? हम लोग हाउसवाइफ हैं, माँ हैं, वो क्या करें कि बच्चा उनका पढ़ाई करे। मतलब फोर्स करना ना पड़े, ज़्यादा फोर्स नहीं काफी उनके लिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक प्ले वे मेथड है। जैसे खेल खेल में बच्चे ज़्यादा समझते हैं, जो छोटे कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको आप ये कहें कि क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस नहीं है पढ़ाई की, आपके लिए है, तो उनको बोलिए कि आप जितने जैसे पढ़ लेंगे थोड़ा सा उसका गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए। उसने पढ़ लिया तो उसको एक स्टार दे दीजिए। हाँ, स्टार काट के रखें एक रंगीन पेपर के, जो भी कलर बच्चे को पसंद हो, और उसको स्टार्स इकट्ठे करने हैं, कलेक्ट करने हैं। जब उस बच्चे के पास 5 या 10 स्टार हो जाएंगे जो कि उसने जीते हैं पढ़ाई करके, वो स्टार वो आपको दे के अपने उसके बदले में आप उसको एक छोटी सी गिफ्ट दीजिए। तो ये इतना बढ़िया टेक्निक है,
को मनाइए, प्रोत्साहित हो जाता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे स्टार मिलेगा। जी, बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। ठीक है भावना जी, बोर्ड के एग्जाम में खासतौर से कैसी तैयारी होनी चाहिए जिसमें अच्छे मार्क्स ला सके हम? देखिए, इसके हिसाब से तो बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है वो यूनिट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। मैक्सिमम 10 यूनिट्स होती हैं और प्रत्येक यूनिट्स के निर्धारित अंक होते हैं कि इस यूनिट में से इतने नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और उसमें कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिसमें मैटर कम होता है, विषय वस्तु कम होती है, उसमें मार्क्स ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को उन यूनिट्स पे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। और उसमें कुछ यूनिट ऐसी होती है जिनमें से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप या फिलअप या सही जोड़ी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें बच्चों को केवल उस यूनिट का गहन अध्ययन या कुछ चीज़ें हल्की हल्की याद भी कर सकते हैं, या गहराई से उसका रीडिंग लगाने से ही वो सवालों के जवाब लिख सकते हैं। बिल्कुल। और इस तरह तैयारी की बात है परीक्षाओं की, तो वो बच्चों के स्तर के हिसाब से होती है। जी। बच्चों मानसिक लेवल बच्चे का क्या है, उसका बेस किस हिसाब से, यदि बच्चे का बेस अच्छा है, मानसिक लेवल अच्छा है, वो बच्चे की तैयारी अलग होगी। और जो बच्चे का मानसिक लेवल कमजोर है और उसने पहले का बेसिक उसका नहीं, किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाया है छोटी क्लासों में, तो उसे वो तथ्यों को, मैटर्स को समझने में टाइम लगता है। तो ऐसे बच्चों के लिए उन्हें छोटे क्वेश्चन ज्यादा याद करना चाहिए। यूनिट्स में छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें वो ज्यादा याद करना चाहिए। जी। और कई बड़े क्वेश्चन ऐसे होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिलाकर बड़े क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। बिल्कुल। और यदि कई बड़े क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन्हें वो याद ही करना है, इम्पोर्टेंट उन्हें लग रहा है कि ये प्रश्न में परीक्षा में आने वाले, हमें याद करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उस आंसर का गहराई से अध्ययन करें और उसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो आप नोट करते जाएं। और उन मुख्य बिंदुओं के आधार पर यदि आप उस बड़े क्वेश्चन को भी याद करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप परीक्षाओं में उस जवाब को, बड़े से बड़े जवाब को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, ये मेथड होती है ना ऋतु मैम। जैसे कि सोशल स्टडीज एक सब्जेक्ट है जिससे बच्चे थोड़ा डरते हैं। हाँ, लंबे लंबे आंसर होते हैं, उससे उनको थोड़ा सा बुखार सा चढ़ता है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको 3 भाग में ब्रेक कर दीजिए, है ना? और एक भाग को पहले मास्टर कर लीजिए, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। तो इससे उनका आंसर भी छोटा सा लगता है और उनको जल्दी याद भी हो जाता है। और ये जो परीक्षा होती है मानसिक स्तर पर ज्यादा होती है परीक्षा, तो मेंटली उनको फ्री रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा उनको याद करने के लिए बोलते हैं ना कि एनर्जी की जरूरत होती है, और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें अच्छे से। तो मानसिक शक्ति का विकास बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करे, कि अपने बारे में ऐसा गलत ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये मेरे से नहीं बनेगा। और किसी सब्जेक्ट के लिए ना बोले कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, या आई हेट एग्जाम्स, आई हेट दिस सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जब वो किताब खोलेगा, उसने अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया है कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो सब्जेक्ट वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। तो नेगेटिव नहीं बोलना है, ना माँ को ना बच्चों। ठीक है, तो देखा दर्शकों, आपने ऋतु जी ने जो बात बताई, भावना जी ने जो टिप्स दिए आपको एज अ टीचर, उसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और बड़े सवालों को अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो छोटे छोटे सवालों का आंसर आप लिख लीजिए, क्योंकि लिखकर जब आप याद करेंगे तो याद जल्दी से होगा। आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, चलते चलते कार्यक्रम में वक्त है काम की बात का, तो कुछ टिप्स मैं भी आपको देना चाहूँगी जिसे अगर ध्यान रखें तो बेहतर होगा। कि रिवीजन करने की आदत बना लें, कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। तीसरा, कमज़ोर विषय पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्क्स हर विषय पर आपको मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मजबूत विषय को याद कर लिया और कमज़ोर पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ओवरऑल आपको मार्क्स तो सभी पर मिलते हैं। तीसरी चीज़ कि आप चीटिंग जैसी गलत आदत का विकास मत कीजिए, चीटिंग का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप सब कर सकते हैं, मैं कहती हूँ। और परीक्षाओं के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, लेकिन परीक्षाएं कैसी जा रही हैं, आप बच्चों का ध्यान रख रही है कि नहीं, ये हमें लिखकर ज़रूर बताइए। तो हमारा पता एक बार फिर से नोट कीजिए, कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा अपर महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल।